हेलो दोस्त, आप स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएसजी के एजुकेशनल पॉइंट में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि संविधान बनाना कैसे शुरू किया गया, कैबिनेट मिशन क्या था, माउंटबेटन योजना क्या था या भारत स्वतंत्रता अधिनियम क्या था, इसके बारे में देखा था। हम लोगों ने अंतिम पॉइंट उसका पढ़ा था प्रारूप समिति के बारे में। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे कि और कौन कौन सी समितियां थीं जिनकी चर्चा की गई या संविधान बनाने में योगदान रहा। आशा करते हैं कि आप सभी को पिछला वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। हालांकि जो ही वीडियोस जो बन रहे हैं ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए, क्योंकि सभी जो भी वीडियो हैं वो रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स हैं। जो भी ये पॉइंट बताए जा रहे हैं सब रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स हैं। कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जाते हैं या पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इसको देखना ही नहीं बल्कि आशा करता हूँ कि आप लोगों को याद भी होता जाता होगा ये सारी चीज़ें, ये सारी टॉपिक। खासकर जब अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, तो हम लोगों को सारी चीज़ें टॉपिक वाइज आर्टिकल्स जितने भी पढ़ेंगे हम लोगों को बिल्कुल याद हो जाएगा। वैसा मैं बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल इस सुझाव को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, या आप यूट्यूब चैनल पर सुझाव भी दे सकते हैं। हालांकि टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। अगर रोज़ाना टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलिए, तो बिना रुकावट किए हुए हम लोग वीडियो को अगला पॉइंट है, हम लोगों का अगला टॉपिक है, उसको शुरू करते हैं कि जो और कौन कौन सी समितियाँ थीं जो संविधान निर्माण में जिनका योगदान रहा या योगदान था। आते हैं हम लोग पहली समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। हम लोग देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो समिति थी, या हम लोग कल जो पिछला वीडियो है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि 11 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर के 2 दिन बाद संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसी संविधान समिति में इनके भी कई समितियां थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। जैसे इनकी कौन कौन सी समितियां थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समिति थी नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्भ समिति। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन कौन सी समितियां थीं, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, राष्ट्रीय ध्वज के लिए जो तदर्भ समिति थी, इसके भी जो अध्यक्ष थे या ये समिति जो बना समितियों के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर अगला समिति हम लोग देखे भी थे कल, या पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा भी था कि BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो 7 सदस्यों वाली समिति थी, जो कि मुख्य रूप से अगर पर्सन एज ए पर्सन गिना जाए, काउंट किया जाए, तो टोटल 9 लोग थे, लेकिन 7 लोग की समितियां थी प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर पूछा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार, चूंकि हम लोग जानते हैं कि जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय 552 रियासतें थीं। रियासतों को भारत में विलय करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर याद करना हो तो आसानी से हम याद कर सकते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी प्रांतीय संविधान समिति से रिलेटेड कौन थे? तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी जितने भी अधिकार थे, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार के जो समिति के रिलेशन था वो किनसे था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से था। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 2 समितियां थी। कौन कौन सी समितियां? एक प्रांतीय संविधान समिति और एक मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार समिति। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल से 2। फिर आगे HC मुखर्जी। कल हम लोगों ने देखा भी था कि HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था।
तो एच.सी. मुखर्जी का जो समिति था वह था अल्पसंख्यक उप समिति, यानी जो समिति थी अल्पसंख्यकों की उसकी उसमें भी कई ठो उप समितियाँ थी। उनके अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। यानी एच.सी. मुखर्जी से रिलेटेड कौन सी समिति थी? तो अल्पसंख्यक उप समिति। अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकता है। अगर अल्पसंख्यक उप समिति आएगा तो एच.सी. मुखर्जी, लेकिन अगर अल्पसंख्यक केवल समिति आएगा या फंडामेंटल राइट्स आएगा तो रिलेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आप लोगों को पता भी होगा कि बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये हम लोग चर्चा हिस्ट्री वाले टॉपिक में करेंगे। तो एच.सी. मुखर्जी से संबंधित जो समिति थी वो थी अल्पसंख्यक उप समिति, लेकिन अल्पसंख्यक समिति कहा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड थी। आगे हम लोग चलते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कौन सी समिति थी? तो जवाहरलाल नेहरू से भी संबंधित 3 समितियां थी। कौन कौन? एक संघ संविधान समिति, एक संघ शक्ति समिति, एक राज्य समिति। यानी कौन सी समितियां थी? तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित 3 समितियां थी, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति, यह जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित समितियां थीं। और जे.बी. कृपलानी से संबंधित कौन सी समितियां थीं? तो जे.बी. कृपलानी से संबंधित मूल अधिकार की उप समिति। मूल अधिकार की उप समिति अगर पूछा जाए, मूल अधिकार की उप समिति अगर पूछा जाए तब हम बताएंगे जे.बी. कृपलानी, लेकिन मूल अधिकार या मौलिक अधिकार संबंधित समिति पूछा जाए तब हम बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अर्थात मौलिक अधिकार संबंधित अगर समिति पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति पूछा जाए तो हम बताएंगे जे.बी. कृपलानी। हालांकि हम लोग स्रोत में पढ़ेंगे भी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया। आगे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा उसका करेंगे। फिर एस बर्दाचारी का कौन सा समिति था? तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, यानी सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एस बर्दाचारी किससे संबंधित? तो एस है तो एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो थे वो एस बर्दाचारी थे। यानी जो भी यहाँ पे समितियाँ आप लोग देख रहे हैं, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा भी था, एक प्रारूप समिति जो सबसे एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह ये भी जो भी समितियाँ हैं, जो कमिटी है, यह भी एग्जाम के दृष्टि से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और बी.आर. अम्बेडकर तो हम लोग देख ही चुके हैं पहले। तो ये जो या सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो समितियां हैं, आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि इन समितियों के अध्यक्ष या किन से रिलेशन था, किन से संबंध था। तो एक बार फिर से हम बता सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 4 समितियां थी, नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति, भीमराव अंबेडकर का सबको पता ही है प्रारूप समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड टू 2 समितियां थी, एक प्रांतीय संविधान समिति, एक मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार समिति। ऐसे मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि मौलिक अधिकार उप समिति अगर पूछा जाए तो जे.बी. कृपलानी, लेकिन मौलिक अधिकार संबंधी समिति अगर पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति पूछा जाए तो एच.सी. मुखर्जी, लेकिन अल्पसंख्यक संबंधी समिति पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति। इतना हम लोगों आज समितियों के बारे में आशा करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, या आप लोग याद कर सकते हैं इसको। आगे हम लोग देखेंगे ये जो प्रारूप समिति था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वह 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनके सामने अपना पूरा प्रारूप जो बनाया गया था संविधान उसको प्रस्तुत किए, लेकिन उसमें काफ़ी संशोधन करना पड़ा। और काफ़ी संशोधन करने के बाद कब प्रस्तुत किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? संविधान सभा के समक्ष 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किए, लेकिन उसमें काफ़ी संशोधन करने के बाद पुनः 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के सामने जो संविधान बना था
उसको प्रस्तुत किया। किन्होंने? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति थी। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा की जो बैठकें हुई, जो वाचन हुआ, वो कब कब हुआ। देखिए, संविधान सभा का प्रथम वाचन जो हुआ वह 4 नवंबर 1948 को हुआ। पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ, तो 4 नवंबर 1948 का हुआ। यानी संविधान सभा का प्रथम वाचन कहा जाएगा तो 4 नवंबर 1948, और बैठक कहा जाए तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि 9 दिसंबर 46, 11 दिसंबर 46, 13 दिसंबर 46 और उसके आगे लगातार कंटिन्यू हम लोग देखे भी थे। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का प्रथम वाचन हुआ। अब पूछा जाए कि द्वितीय वाचन कब हुआ, कब से कब तक हुआ, तो संविधान सभा का द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। 15 नवंबर 1948 से लेकर 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक संविधान सभा का द्वितीय वाचन हुआ, जिसमें लास्ट में प्रस्तावना को स्वीकारा गया। सबसे अंत में प्रस्तावना को स्वीकारा गया। तो प्रस्तावना को सबसे अंत में किस वाचन में स्वीकारा गया, तो संविधान सभा द्वारा द्वितीय वाचन के द्वारा, यानी 15 नवंबर 1948 से जो द्वितीय वाचन चला 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तृतीय वाचन, तीसरा वाचन कब हुआ, तो संविधान सभा का तृतीय वाचन जो हुआ, तीसरा वाचन जो हुआ वह 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 को हुआ। 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ। यानी संविधान सभा का तृतीय वाचन कब से कब तक हुआ, तो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ। और 26 नवंबर 1949 के दिन ही वहाँ पे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा उस पर सिग्नेचर हुआ, हस्ताक्षर हुआ। जिस समय यानी हस्ताक्षर करते समय मात्र 284 ही सदस्य मेंबर्स उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया। अगला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि संविधान बनने में कितना समय लगा। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। टोटल संविधान बनने में समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 9 दिसंबर 1946 से लेकर और 26 नवंबर 1949 तक, अर्थात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब पूछा जाए कि टोटल संविधान बनने में कितने अधिवेशन हुए, तो 11 अधिवेशन हुए। कहाँ कितने अधिवेशन हुए, 11 अधिवेशन हुए। और संविधान के प्रारूप पर चर्चा कितने दिनों तक हुआ, संविधान के प्रारूप पर चर्चा कितने दिनों तक हुआ, तो संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक 114 डेज तक चर्चा की गई। यानी संविधान के प्रारूप पर चर्चा संविधान बनाते समय कितने दिनों तक किया गया, तो 114 दिनों तक किया गया। अधिवेशन कितना हुआ, 11 हुआ। कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, तो 2 साल 11 माह 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ। और टोटल खर्च, टोटल व्यय जो आया वह आया 63,96,729 रुपया। 63,96,729 रुपया। 63,96,729 रुपया टोटल 2 साल 11 माह 18 दिनों में जब संविधान बना तब इस पे खर्च किए गए। और तब जाके 26 नवंबर 1949 के दिन 284 सदस्यों ने इस पर सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया। चूँकि जिस दिन हस्ताक्षर हुआ 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन यानी 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर हुआ संविधान पर, उस समय टोटल 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जिस समय अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सिग्नेचर हुआ, हस्ताक्षर हुआ, उस दिन 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। हालांकि इस समय पूछा जाए, वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में अनुसूचियां कितनी हैं, तो टोटल 12 हैं। इसका विस्तृत वर्णन हम लोग आगे
डेली करेंगे, जब इसका समय आएगा, जब इसका वीडियो जाएगा, उसमें हम लोग अनुसूचियों के बारे में वर्णन करेंगे, 22 भाग के बारे में भी वर्णन करेंगे, अनुच्छेद के बारे में भी करेंगे। तो जिस समय यानी 26 नवंबर 1949 को जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय कितने अनुच्छेद थे? 395, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो मौलिक कर्तव्य एको गो नहीं था, मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था, 0 था। क्यों? क्योंकि मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। 41 का 4 का भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। हालांकि इस समय पूछा जाए वर्तमान समय में कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या, फंडामेंटल्स वर्ष की जो ड्यूटीज जो है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, उनकी संख्या कितनी है? तो पहले 10 थी, अब 11 है। कब से 11 है? 2002 से 11 है। 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 से 11 हो गया है। हालांकि पूछा जाए कि जिस समय संविधान बना था या लागू हुआ था, उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो एक को नहीं थे, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उस समय मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। फंडामेंटल ड्यूटीज को 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में, हमारे संविधान में जोड़ा गया। और किसके सिफारिश से जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया संविधान में। इसका भी चर्चा हम लोग आगे विस्तृत रूप से करेंगे। अब 26 नवंबर 1949 को हमको पता चल गया कि इतने अनुच्छेद, इतने भाग, इतनी अनुसूचियां थी, लेकिन लागू कितने हुए? तो 26 नवंबर 1949 से ही 15 टोटल अनुच्छेद लागू थे। टोटल 15 आर्टिकल्स जो है उसी दिन से लागू हो गए, लेकिन अधिकतर जो आर्टिकल्स थे, अधिकतर जो पार्ट था, वह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। मात्र 15 जो अनुच्छेद थे वह लागू हुए 26 नवंबर 1949 से, और उसके बाद जो शेष बचा हुआ था उसको 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। अब इसमें अगर हम चर्चा करें कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद, यानी कौन कौन सा अनुच्छेद लागू हो गया 26 नवंबर 1949 को ही, तो हम देख सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो विस्तृत इसकी जानकारी हमको प्राप्त हो सकती है कि अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, 9, 60, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 अर्थात टोटल 15 ठो अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया। और लेकिन अधिकतर हिस्सा पूछा जाए कब से लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। क्यों लागू हुआ? तो ये सब हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि लाहौर अधिवेशन के समय ही 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 के दिन से स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प रखा गया था। हालांकि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसमें की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसको हम लोग हिस्ट्री, आधुनिक जो हिस्ट्री है उसमें हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा टोटल उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? तो संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ, जिसमें क्या किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को ही सर्वसम्मति द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया राष्ट्रपति? तो 24 जनवरी 1950 को चुन लिया गया, और 24 जनवरी 1950 को ही अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा का पूछा जाए कि अंतिम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को कंडक्ट कराई गई। 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी। अब थोड़ा सा और पार्ट जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है उसको भी हम देख सकते हैं कि पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय तिरंगा है, झंडा है, उसको भारत अपना राष्ट्रीय तिरंगा कब अपनाया? तो भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा जो झंडा है उसको 22 जुलाई 1947 से अपनाया गया। यानी 22 जुलाई 1947 से राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा है उसको अपनाया गया, जिसमें 3 संबंध है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है।
जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, उसको अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। फिर राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। यानी राष्ट्रीय कैलेंडर को शक संवत के रूप में, यानी शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अब ये शक संवत कब शुरू हुआ था? हिस्ट्री का टॉपिक है 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की गई थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। आगे 24 जनवरी 1950 को और कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी अपना लिया गया। राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और 24 जनवरी 1960 को ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो रचित था, उसको भी राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। और एक चीज़ और, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गीत का रचना उन्होंने ही किया था, और भारत के भी राष्ट्रीय गान जो है उसकी रचना किन्होंने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। तो इसको राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भारत कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को क्या किया गया? तो 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, स्थापना किया गया। निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया। आगे 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? प्रथम गणतंत्रता दिवस मनाया गया। और 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, आज़ादी के बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये था देश। अब अंतरिम सरकार बाकी है कि 1946 के कैबिनेट में अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, रेल मंत्री कौन थे, कितने मुस्लिम सदस्य जो थे जो मिनिस्टर बने थे, उसके बारे में है। और 1947 का जो कैबिनेट बना था उसमें कौन कौन किसको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया था उसके बारे में है। और डायरेक्टली उसके बाद से संविधान का स्रोत है कि किन किन देशों से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, और उसके बाद से संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के बाद हम लोग चलेंगे अनुसूचियाँ, अनुसूची के बाद हम लोग पढ़ेंगे भाग, संविधान के भाग, और संविधान के भाग के साथ साथ ही हम अनुच्छेद, और अनुच्छेदों में सब कुछ हम लोग क्लियर करते जाएंगे। क्या राज्य, नागरिकता जो नया है वो भी, और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका,